गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, आज इसकी सारे देश में चर्चा है क्योंकि इससे संबंधित एक विधेयक संसद में पारित हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और ये टैक्स रिफॉर्म की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके बहुत ही सुखद दूरगामी परिणाम होंगे। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, जन सामान्य को भी इसमें लाभ होगा क्योंकि टैक्स का भार उस पर कम होगा। एक देश, एक कर, एक बाजार, बहुत सारे सवाल हम सभी के जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर हसमुख अढ़िया, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अढ़िया आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जीएसटी क्या है और ये कैसे काम करेगा। अभी तक जो देश में वस्तुओं के ऊपर, चीज़ों के ऊपर और जो सर्विसेज है, सेवाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे हुए थे, वो इतने ज़्यादा टैक्स हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा टैक्स कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे आज देश में स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखें तो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। पुराने ज़माने में इसको सेल्स टैक्स कहते हैं, अब वैट गिना जाता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है, लग्जरी टैक्स है और बहुत सारे भिन्न प्रकार के जैसे लोकल बॉडी टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टैक्स हैं। उसी तरह से केंद्र सरकार में भी हमारे यहाँ एक टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, जो कि किसी माल जब प्रोड्यूस होता है और फैक्ट्री से बाहर निकलता है तब लगता है। उसके अलावा हमारे यहाँ है सर्विस टैक्स, जो कि सर्विसेज के ऊपर लगता है। फिर देयर इज ए countervailing duty, then there is an additional excise duty. There are different kinds of taxes on goods and services. तो ये सब टैक्सेस जो अलग अलग प्रकार से स्टेट और सेंटर लगाती है, उसको इकट्ठा करके एक ही टैक्स हर चीज और हर सेवा के ऊपर लगाने का ये प्रयत्न है जीएसटी के नाम पे। सो जीएसटी ये एक ऐसा सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स है जो कि स्टेट और सेंटर एक साथ लगाएगी और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो टैक्सेस है, जो मैंने आपको नाम दिया, वो सब टैक्सेस इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। कुछ टैक्सेस इसके बाहर रहेंगे जो स्पेसिफिकली हमने बताया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इसमें नहीं मर्ज होगा। उसी तरह से जो स्टैंप ड्यूटी, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, वो इसमें नहीं शामिल होगा। लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब टैक्सेस जो है इसमें मर्ज हो जाएंगे। ये बताइए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों में क्या फर्क है और क्या एक आदमी को तीनों भरना पड़ेगा और इसके अलग अलग एक्ट्स क्यों हैं? सीजीएसटी नाम अलग है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पैसा जाएगा, इसीलिए उसको सीजीएसटी बोलते हैं। सेंट्रल जीएसटी इज कॉल्ड सीजीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी, उसका मतलब है स्टेट जीएसटी। टैक्स एक ही है, जीएसटी आपको एक ही भरना पड़ेगा, लेकिन वो एक टैक्स, जैसे कोई भी बिल आपका होता है, जैसे आप गए और आपने जूते खरीदे, तो जूते खरीदने के ऊपर जो भी मान लो उसके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है, तो आपको तो 12% ही भरना है, लेकिन उसका एक पोर्शन एसजीएसटी में जाएगा, एक पोर्शन सीजीएसटी में जाएगा। तो 6% कैन गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 6% कैन गो टू स्टेट गवर्नमेंट, और आपने तो एक जीएसटी पे किया 12% का, लेकिन उसका विभाजन करने के लिए नाम अलग दिए हुए एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल की मामला है। बिल में लिखा हुआ आएगा कि टोटल टैक्स 12%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और 12% आपका बिल बन जाएगा। जो आईजीएसटी है वो इंटर स्टेट जीएसटी है। जब कोई गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तब जाके आपको एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं भरना है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन जितना है उतना आपको आईजीएसटी भरना है। तो जैसे एक स्टेट में से माल दूसरे स्टेट में गया तो वो आईजीएसटी भर के ही जा सकता है माल वो, एंड दैट आईजीएसटी विल बी इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। वो दोनों मिलके जो टैक्स बनेगा उतना ही आईजीएसटी होगा। वो नाम के वास्ते उसको अलग कहते हैं, वो अलग इसलिए कहते हैं आईजीएसटी उसको कि वो फाइनल टैक्स नहीं है। आईजीएसटी एक इंटरिम टैक्स है। आईजीएसटी का उपयोग जो आगे वाला व्यापारी है, जैसे एक व्यापारी ने गुजरात से माल महाराष्ट्र में भेजा, तो महाराष्ट्र में जो माल गया वो दूसरे व्यापारी ने खरीदा, तो उसके ऊपर उसने आईजीएसटी भर के, गुजरात में आईजीएसटी भर के फिर वो महाराष्ट्र को भेजा। अब महाराष्ट्र में अगर वो माल बेचा जाएगा तो उसके ऊपर वो व्यापारी को एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों भरना पड़ेगा।
तो वो भरने के लिए जो आईजीएसटी उसने पे किया है गुजरात में, उसकी जो क्रेडिट मिलेगी वो उसको मिल जाएगी। उसकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी महाराष्ट्र में होगी, उसमें से जो टैक्स वो भर चुके हैं आईजीएसटी के रूप में, वो उसमें से सेट ऑफ मिल जाएगा। विच मीन्स कि आईजीएसटी फाइनल टैक्स नहीं है, आईजीएसटी सिर्फ बीच का टैक्स है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर नहीं जाएगा, वो बीच की अरेंजमेंट है। फाइनली कंज्यूमर के ऊपर जब बिल बनेगा तो उसमें आईजीएसटी का नाम आएगा ही नहीं, उसमें तो वही लगेगा सीजीएसटी 6% या एसजीएसटी 6% या सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 18% या जो भी रेट डिसाइड करे सरकार। तो उस तरह से वो सीजीएसटी एसजीएसटी का डिवीजन है और आईजीएसटी तो इंटरिम टैक्स है। तो जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के जो क्रेडिट है उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है क्या? यस, वही उसका फायदा है। जो जीएसटी का मेन फायदा ये, आज क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आज की जो टैक्स सिस्टम है, जैसे किसी एक माल का उत्पादन हुआ, उसके ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अब वो एक्साइज ड्यूटी भरने के बावजूद वो माल जब किसी स्टेट में जाके बेचा जाएगा तो उस स्टेट का वीएटी लगता है, वेट लगता है, और वो वेट जब भरने जाएंगे तब एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिल रही है उसको, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट टैक्स है और वेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। सो दोनों का जो क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी नाम का एक सिंगल टैक्स बनाया जा रहा है कि अगर किसी एक ही माल के ऊपर आपने पहले वाले स्टेज में कोई भी टैक्स भरा है जीएसटी, तो उसके बाद दोबारा उसका जब रीसेल होगा तो उसके ऊपर उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी और आपकी टोटल लायबिलिटी में घटावा होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक छोटी कारोबारी हूँ, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है और मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, या कोई मिस्त्री है, तो क्या उसे भी इन सब झंझट में पड़ना होगा, उसे भी ये सब टैक्स देना होगा? उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की उठ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी की लायबिलिटी ट्रेडर के ऊपर आती है, जो फाइनल रिटेल में जो माल बेचता है या जो डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग माल बेचते हैं, जो फाइनल कंजम्पशन स्टेज पे आएगा और उससे पहले वाले लोगों ने जो भरा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो लेकिन इसमें जो छोटे कारोबारी वाले लोग हैं उनके लिए एक एग्जम्पशन लिमिट है, वो एग्जम्पशन लिमिट शायद 25 लाख तक फिक्स होगी। अभी स्टेट और सेंटर के बीच में इसके बारे में एक गहन चर्चा चल रही है कि कितना रखना चाहिए। तो मोरलेस एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि या 20 या 25 लाख तक की लिमिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई छोटे व्यवसायी है और आपका सालाना 1 साल का टर्नओवर मीन्स टोटल आपकी जो इनकम है उस सर्विस में से या उस मैन्युफैक्चरिंग में से या उस व्यापार से, अगर टोटल टर्नओवर आपका 25 लाख से नीचे का है तो फिर आपको ये जीएसटी भरना नहीं होगा। ऐसा एक एग्जम्पशन लिमिट उसमें डाला जाएगा। इसमें बहुत ड्यूअल कंट्रोल की बात हो रही है, तो ये बताइए कि स्टेट के लिए अलग जवाबदेही होगी और केंद्र के लिए अलग जवाबदेही होगी? देखिए, ऐसा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जीएसटी में 2 अथॉरिटी टैक्स करेगी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। जो व्यापारी है उसके लिए तो एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही रिटर्न फाइल करना है और उसकी जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो भी एक ही अथॉरिटी करेगी। तो ये बात नहीं है कि 2 अलग अलग अथॉरिटी है, 2 अलग अलग एक्ट है, क्योंकि सीजीएसटी का एक्ट पार्लियामेंट पास करेगी, वैसा ही कॉपी डिट्टो वो एक्ट स्टेट असेंबली भी पास करेगी। तो जो पावर टू टैक्स वो 2 अलग अलग एक्ट में से हमको मिले हैं, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म है। एक व्यापारी दोनों अथॉरिटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, उसको एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना है एक स्टेज पे। उसके बाद रिटर्न भी सिंगल फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करने के बाद वो कंप्यूटर विल डिसाइड कि सीजीएसटी का पोर्शन क्या है, एसजीएसटी का क्या है। उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक हिस्सा चला जाएगा जो पैसा उसने भरा, और एक स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो व्यापारी के लिए ये कोई उलझन नहीं। फिर उसके बाद रिटर्न उसने फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद लोग ये समझते हैं कि फिर कल जाके राज्य के कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाएगी और केंद्र के सर्विस टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट वालों से भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। एक ही कोई अथॉरिटी को ये पावर दिया जाएगा कि एक व्यापारी के साथ वही एक अथॉरिटी उनके साथ डील करेगी। तो अगर आपको कोई नोटिस दी जाती है, अगर आपने रिटर्न में कोई गड़बड़ किया है, तो वो नोटिस देने का अधिकार या तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा या सेंट्रल को, दोनों को एक साथ ये अधिकार नहीं मिलेगा। सो आपके लिए तो सिंगल अथॉरिटी होगी
एज ए व्यवसायी के लिए, एक व्यापारी के लिए तो सिर्फ एक अथॉरिटी के साथ डील करने का होगा। आपने अभी रिटर्न की बात किया, तो सबसे पहले तो बताइए कि रजिस्ट्रेशन किसी व्यापारी को करना है वो कैसे करेगा, भुगतान करना है तो कैसे करेगा, और रिटर्न फाइल करना है तो इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर आप समझाइए जरा। अभी देश में जिन लोगों ने वैट में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लिया हुआ है और जिन्होंने सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो डेटा है वो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उनको ऑटोमेटिकली जीएसटी में माइग्रेट कर देंगे। वेट का जिस जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है वो सब, जैसे किसी एक स्टेट में लोगों ने अपना वेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो उनको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर नहीं करनी है, बिकॉज जीएसटी आ रहा है। उनका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर में, जीएसटी में। वो डेटा जब माइग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद एक शायद उनको ईमेल जाएगी या तो उनको एक पत्र जाएगा कि कुछ कुछ उनके जो डेटा है वो मिसिंग है उसमें, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमको तो यूनिफॉर्म डेटाबेस बनाना है, तो ये संभव है कि एक पत्र उनको पहुंचेगा या ईमेल पहुंचेगी कि भाई आपको इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देनी होगी आपका रजिस्ट्रेशन चालू रखने के लिए। उसके लिए एक अवधि दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन 2-3 चीजें जो है वो उनसे मांग ली जाएगी, और वो जब पत्र आए तो वो ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। उसके लिए उनको कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो पुराने हैं उनका ऑनलाइन डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा और उनको एक नंबर दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा। वो नंबर और पासवर्ड से वो अपना वेबसाइट का अपना अकाउंट खोलेंगे, अपनी सब डिटेल देख पाएंगे। उसमें एड्रेस चेंज करना है, उसमें व्यापार का प्रकार चेंज करना है, पार्टनर्स का नाम चेंज करना है, तो वो सब चीज ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने आप चेंज कर सकते हैं अपने लॉगिन और पासवर्ड डाल के। वो करने के बाद उनका डेटा ठीक हो जाएगा। और जो नए वाले हैं जो कि बिल्कुल नए तरीके से अपना बिजनेस शुरू पहली बार कर रहा है, जो अभी तक वेट में रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विस टैक्स में भी नहीं है, एक्साइज में भी नहीं है, तो उन लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा। सिंपल रजिस्ट्रेशन है। वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद 3 दिन में अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनको एक नंबर मिल जाएगा 3 दिन में। इस तरह का एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो पूरे महीने का जो कारोबार है, मान लो अप्रैल महीना शुरू हुआ, तो अप्रैल महीने में आपने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उसके ऊपर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद आपको उस महीना पूरा होने के बाद नेक्स्ट मंथ में एक तारीख निश्चित होगी, शायद 20 तारीख या ऐसा कुछ, तो 20 तारीख तक में आपको वो पैसा सरकारी ट्रेजरी में जमा करा देना है। और साथ साथ आपको एक रिटर्न जो कि आपने किस किस को माल सप्लाई किया, वो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा 10 तारीख तक महीने की। और वो सब रिटर्न फाइल करना है, आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया कि छोटे कारोबारी तो इसमें से आउट ही है, इसलिए छोटे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 लाख से ऊपर वाले अगर कारोबारी होंगे तो उनको ये कंप्यूटर में करना भी बहुत आसान है। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी अकाउंटिंग के मिल रहे हैं, बाहर सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, जो कि वो उसमें रिकॉर्ड रखेगा अपने ट्रांजैक्शन की, और वो सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली एक दिन में स्विच दबाने से कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगे सब ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से रिटर्न बनना है सप्लाईज का, कि आपने किस किस को सप्लाई किया उसका करना है। जो दूसरे लोगों ने सप्लाई के ट्रांजैक्शन इनपुट किया है उसके आधार पे आपका अपना परचेस के ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 15 तारीख तक। फिर ये सप्लाई एंड परचेस दोनों के आधार पे आपका एक रिटर्न बन जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक कंप्यूटर में ही आपका रिटर्न तैयार हो जाएगा। और उसमें अगर आप देख सकते हैं कि मेरे रिटर्न में कोई चीज छूट तो नहीं गई ना, छूट गई है कोई परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन, तो 20 तारीख तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आईटी बेस्ड सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन की जानकारी आएगी कंप्यूटर में और ट्रांजैक्शन मैच भी हो जाएंगे। सो सही मात्रा में लोगों ने टैक्स भरा है कि नहीं वो हम पकड़ पाएंगे। तो आईटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें आईटी का बहुत महत्व है, लेकिन आईटी इतना सिंपल बना दिया हमने कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एकदम सरल प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उसको फाइल करने की विधि भी इतनी है कि अगर कोई घर में कोई एक यंग लड़का जो 10वीं पास है
वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप रिटर्न फाइल कर सकता है। ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपके लिए बिजनेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीएसटी जो है ना, उससे काफ़ी सुविधा बिजनेस को हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एक स्टेट से दूसरे टैक्स में जब माल जा रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगता है, और वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है उसके ऊपर फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है नेक्स्ट स्टेट में, तो ये सीएसटी हट जाएगा। सीएसटी हट जाएगा तो बॉर्डर के ऊपर जो चेकिंग करने का एक मूव था कि हर स्टेट चाहता है कि भाई हमारा स्टेट का माल जब बाहर जा रहा है तो अगर उसने सिर्फ सीएसटी 2% भरा है तो माल एक्चुअली एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो बॉर्डर पे चेक होगा, ट्रक को खड़ी करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपने सीएसटी भरा है तो आपका माल गया कि नहीं गया, उसका हिसाब किताब पूछेंगे, सब कागज पूछेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जहां जहां ऑक्ट्रोय है वो ऑक्ट्रोय भी एबोलिश हो जाएगी, सो उसके लिए भी गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रक का जो मूवमेंट है वो एकदम आसान हो जाएगा, जो दोनों स्टेट के बॉर्डर के बीच में या किसी सिटी के अंदर एंटर करने के टाइम जो चेक पोस्ट थे, वो चेक पोस्ट पे जो घंटों भर ट्रक खड़ी रहती थी वो सब कम हो जाएगी, और उसके कारण जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एकदम आसान हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि क्योंकि पूरे देश में टैक्स रेट एक हो जाएगा, तो फिर आपको कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं एक स्टेट में फैक्ट्री डालूं कि दूसरे स्टेट में डालूं। आपको जहां मर्जी फैक्ट्री डालिए और जहां मर्जी माल बेचिए, हर जगह टैक्स का रेट एक है। सो जहां आपकी फैक्ट्री है उस स्टेट का रेट आपको देखने की जरूरत नहीं है, और जहां आप माल बेचना चाहते हैं उस स्टेट का भी रेट की देखने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन के लिए एक आसान हो जाएगा ये डिसीजन लेना कि कहाँ हम बिजनेस करें, पूरा देश एक बन जाएगा इसमें। राज्य की बात हो रही है, कहीं ना कहीं राज्यों को ये कहीं संशय ना हो कि उनके हित मारे जा रहे हैं या उनकी इनकम मारी जा रही है, तो उन्हें कैसे कंपनसेट करेंगे हम? देखिए, उसके लिए हमने राज्यों को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही हमने उनको एक गारंटी दी है कि किसी भी राज्य को अगर 5 साल तक नुकसान होगा जो अभी कमा रहे उसमें, तो उसमें हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए राज्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि ये जीएसटी लागू करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज आएंगे जो कि हमारा अभी का बजट की पूर्ति कर दे, उसके अलावा हमारे पास इतने पैसे बचे कि हम स्टेट को भी कॉम्पनसेट कर सके। सो जो चिंता होनी चाहिए इस मामले में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए, स्टेट को तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें आगे बढ़ना है। इसमें अलग अलग लोगों को किस तरह से फायदे होंगे? आपने कारोबारियों की बात की, राज्य को क्या फायदा होगा, केंद्र को क्या होगा, और सबसे बड़ी बात उपभोक्ता को क्या फायदा होगा? करों की कमी की बात हम सुन रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फायदा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। सरकार को ये फायदा होगा कि जो टैक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें कंप्लायंस बढ़िया होगा, इसलिए राज्यों की और केंद्र की आमदनी बढ़ेगी, सिर्फ टैक्स की चोरी को कम करने से, टैक्स को रेट बढ़ाने से नहीं। और कंज्यूमर को ये फायदा होगा कि जैसे आज है अलग अलग प्रकार के टैक्स है, और कुल मिला के तो एक चीज के ऊपर 32% तक चला जाता है टैक्स आज की तारीख में। तो जैसे अलग अलग टैक्स है, वेट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब मिला के टोटल जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है एक आइटम के ऊपर वो 30% तक भी है कुछ कुछ कॉमोडिटी में। तो जब जीएसटी आएगा तो ये अलग अलग टैक्स खत्म हो जाएंगे, और ऑन द होल हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर आइटम के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो कम होगा। टैक्स कलेक्शन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता आएगी, ऐसी बात सुनने में आ रही है, तो भारत सरकार इसे कैसे एडमिनिस्टर करेगी? एक तो ये पूरा सिस्टम है आदमियों के ऊपर निर्भर करने के बदले में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, सो उससे डेफिनेटली सिस्टम में एक एफिशिएंसी आएगी। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई लोगों को कोई गलत प्रकार की हैरेसमेंट हो। इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे, तो हम स्टाफ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने के भी मॉड्यूल हमने बनाए हैं कि लोगों को प्रशासित करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल हम बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे, और जहां जहां संभव होगा हमारे ऑफिसर्स हर सिटी में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे,
व्यापारियों को समझाएंगे। इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभियान का भी एक प्रबंध इसमें किया है, जो कि दिसंबर के बाद बहुत जोर जोर से शुरू होगा, लोगों को समझाने का जो प्रबंध है। तो दिसंबर से लेके मार्च तक में हम पूरी जगह फैल जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये जीएसटी क्या है, आपको कैसे कंप्लाई करना है। आयात जो राज्य से राज्य में होगा उसमें किस तरह से कर लगाया जाएगा? अभी जब कोई माल विदेश से आता है देश के अंदर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं हो रहा है, कस्टम ड्यूटी अलग है। बट कस्टम ड्यूटी के अलावा वहाँ हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लगा रहे थे सीवीडी, जो एक्साइज ड्यूटी के बदले में लगाते हैं। जैसे मैं जूते अगर बाहर से लाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, और जूते के ऊपर अगर देश में एक्साइज ड्यूटी 12% है, तो जो विदेश से माल आता है उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12% की लगेगी, विच इज़ टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट के जो टैक्स है वो अलग है यहाँ, लेकिन वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहे थे अभी तक। कुछ केस में हम एक एसएडी के नाम पे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी के नाम पे, स्टेट टैक्सेस के बदले में 4% ले रहे थे कुछ केस में, लेकिन पूरी तरह से स्टेट का वेट जो है वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहा था। अब जब कोई माल आयात होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, जो भी आईजीएसटी का रेट होगा उस आइटम का। सो आईजीएसटी का रेट भी आइटम वाइज अलग अलग होगा। कोई आइटम पे 18% होगा, कोई पे 12% हो सकता है, कोई पे 24%, या जो भी उसका रेट है, जो रेट डिसाइड होगा वो जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करेगी, तो वो रेट के हिसाब से आईजीएसटी लग जाएगा। और वो आईजीएसटी लगने के बाद, वो इंपोर्ट होने के बाद, वो जब भी देश में बेचा जाएगा तो उसके ऊपर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, उसमें से जो विदेश से माल आया तब आईजीएसटी जो लिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक तरह से एक सिंगल चेन बन जाएगी और उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होगा इंपोर्ट के ऊपर। सो उस तरह से इसमें एक सुविधा हो जाएगी। आगे का क्या रोड मैप है, क्योंकि एक बहुत आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ हम इसकी ओर देख रहे हैं। ये तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर रोड मैप के बारे में कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम जानते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमको काम करना होगा, उसका एक पूरा एक्शन प्लान बना हुआ है, और वो एक्शन प्लान के हिसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हमने अपने एक्शन प्लान में 30 दिन का टाइम रखा था स्टेट को रेटिफाई करने के लिए, कि भाई लोकसभा ने 8 अगस्त को पास किया, तो 8 सितंबर तक हमको कम से कम 16 स्टेट का मिल जाना चाहिए रेटिफिकेशन। और उसमें ऑलरेडी 15 स्टेट का आ गया है, एक और स्टेट का 2 सितंबर को हो जाएगा। तो उसमें हम लोग 5 दिन जल्दी चल रहे हैं, 6 दिन जल्दी चल रहे हैं। सो अभी तक तो टाइम टेबल ठीक चल रहा है। हमको जीएसटी काउंसिल की रचना करना है, उसके लिए 1 हफ्ता रखा है, वो हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में जो डिस्कशन करना है उसके लिए हमने 2 महीना रखा है। वो 2 महीने का टाइम भी वी होप कि डिस्कशन में राज्यों के साथ अच्छे से हमारे सब मसले निपट जाए 2 महीने में। थोड़ा सा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा स्टेट और सेंटर को मिलके, लेकिन 2 महीने में अगर सब मसले निपट गए तो उसके बाद हम लोग फिर पार्लियामेंट में अपना बिल पास करेंगे, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, और फिर आईजीएसटी का एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद वी आर रेडी। उसके बाद आईटी सिस्टम साइमल्टेनियसली चल रही है, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, करीब 60,000 ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम चल रहा है। और वो सब साइमल्टेनियसली करने के बाद बाय फरवरी वी होप टू बी रेडी कंप्लीटली। साथ साथ बिजनेसमैन को भी हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी अपना तैयारी कीजिए। उनका जो ईआरपी सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, उसको जीएसटी के लिए तैयार करिए। इस तरह का हम व्यापारियों को भी विनंती अब से कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग गृह है उनको। और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बना के ये जीएसटी के लिए मार्च एंड तक तैयार हो जाए। तो हमारी तो ये उम्मीद है कि देश में इतना बड़ा